11th क्लास बेटा, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें आपने क्लास 9th में भी कर रखी हैं, बट अभी थोड़ा उनको ज़्यादा डिटेल्स में करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फोर्स। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स क्या चीज़ होती है, तो फोर्स की डेफिनेशन आप लिखोगे, इट इज़ अ पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये पुश या पुल होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज करता है। मोशन की स्टेट आपके पास 2 तरह की हो सकती हैं, रेस्ट कह सकते हो या फिर मूविंग कह सकते हो। तो अगर रुका हुआ है तो वो चलने की कोशिश करेगा, और अगर चल रहा है तो वो रुकने की या अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करता है। और एक चीज़ यहाँ पर विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज लिखा हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी स्टेट को चेंज ही करे, वो चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे सपोज आप दीवार को पुश करते हो तो दीवार तो चलेगी नहीं, बट ऐसी स्टेट में आप ये नहीं कह सकते कि आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो। फोर्स तो आप लगा रहे हो, आपकी वजह से वो दीवार आगे जाने की कोशिश करती है, बट बिकॉज ऑफ रिजिडिटी और जो उसकी जो हार्डनेस होती है उसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाती है। सो यहाँ पर आप जो डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ पुश और पुल विच चेंज आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। तो वो कोशिश भी करती है अगर स्टेट को चेंज करने की, तब भी हम उसको फोर्स ही कहेंगे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन ऑलरेडी आपने ये भी कर रखी है 9th क्लास में, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनर्शिया क्या चीज़ होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। पहली चीज़ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से आपने कोई फोर्स नहीं लगानी, उस केस में इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। तो स्टेट अगेन वही होगी कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रुका हुआ ही रहेगा तब तक जब तक कि आप उसको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर एक और लिखी हुई है, द inherent property of the object that they do not change their state unless acted upon by an external force is called inertia। जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये तो बेसिक डेफिनेशंस तो हो गई, व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया। उसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के 3 लॉ आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, पहले फिर से रिपीट हो रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो स्टार्ट हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also known as law of inertia। अभी हमने ऊपर इनर्शिया की डेफिनेशन की, न्यूटन ने इसी लॉ को लगभग रिपीट किया हुआ है। तो उसकी जो डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कि बाहर से कोई फोर्स कंपेल नहीं करेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करेगा। और साथ में एक लाइन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों वर्ड यूज़ किया है? बिकॉज अगर वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है तो हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्पीड
तब तक अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। बेटा कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ इनर्शिया की। द फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हॉर्स जो है वो सडनली, या कोई भी आपकी गाड़ी, कार वगैरह, कुछ भी बस हो सकती है, वो सडनली अगर ब्रेक लगाती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है व्हीकल है वो तो एकदम से झटके के साथ रुक जाता है, बट बॉडी जो है वो नहीं रुकना चाहती। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो चल रही थी पहले, वो चलती हुई ही रहना चाहती है, और यही कारण है कि वो चलने की कोशिश में आगे की तरफ जाके गिरती है। दूसरा है व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट मूविंग द राइडर फॉल बैकवर्ड। ये उसी ऊपर वाली एग्जाम्पल का उल्टा केस हो गया कि अगर सडनली कोई व्हीकल चलना शुरू कर देता है या हॉर्स चलना शुरू कर देता है तो बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो है वो तो मूव करना शुरू हो जाएगा, बट उसका जो अपर पार्ट है वो मूव नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है, और जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो आगे चला जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाएगा पर्सन। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे वी हिट द कारपेट विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट। अब कारपेट के ऊपर अगर आप स्टिक मारोगे तो उस वजह से क्या होगा? स्टिक की वजह से वो कारपेट जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, बट उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल रुके हुए हैं वो मूव नहीं करना चाहते, तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे रहते हैं। जो ब्लैंकेट कह सकते हो या कारपेट कह सकते हो, वो स्टिक की वजह से पीछे चला जाएगा, और डस्ट पार्टिकल जो हैं वो अपनी पुरानी जगह पे रह के धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं, या कह सकते हो कि कारपेट से बाहर आ जाते हैं। तो कुछ और इस तरह के एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे रखी हैं। इन सारी एग्जांपल्स को आप बुक में से रीड करना है एक बार, और ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपके क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 1 नंबर के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अक्सर आ जाती हैं। तो इसको बट अपने माइंड में रखना है। इन रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इन एग्जांपल्स को आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे।